नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल दोनों सी सर्किट के बारे में बात कर ली है। अब हम लोग थ्री फेज एसी सर्किट में आ गए हैं, जो इसका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा ये यूनिट सेकंड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आप इस यूनिट में यहाँ तक आने से पहले प्लीज सारी वीडियोस देखते हुए आइएगा, जिससे आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है। थ्री फेज एसी सर्किट लिखने का स्टाइल थ्री फेज को ऐसे भी होता है, थ्री फेज एसी CKT सर्किट, दोनों शायद से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है थ्री फेज एसी सर्किट? फॉर्मूला तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है भाई। मान लो अगर हमारे पास वोल्टेज है V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी या थीटा, जो भी चाहो, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी ही होता है। अगर ये पहला फेज है तो दूसरा फेज जो होगा उससे V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी प्लस 120 होगा, और तीसरा होगा VM साइन ओमेगा टी माइनस 120 होगा। यानी ये एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के एंगल पे ही होते हैं। ठीक है। कैसे होते हैं भैया? ये मान लो V1 है, ये मान लो V2 है, ये मान लो V3 है। 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, तीनों का सम 360। ठीक है। इक्वली बैलेंस फेस होता है ये। ठीक है ना, एक दूसरे को बैलेंस किया रहता है। हम लोग इसी को कलर से याद रखते हैं। तीन फेस को वोल्टेज का जैसे बनाया है, सिमिलरली करंट का वैसे ही बनता है, क्योंकि करंट भी तो ऐसी क्वांटिटी है इसके केस में, इस चैप्टर में। तो उसका भी I1 I2 I3 बनेगा, सिमिलरली यही फॉर्मूला होगा, IM sin ओमेगा टी एंड सो ऑन। ठीक। तो हम लोग जब इसको बनाते हैं तो इसको लिखने का जो स्टाइल होता है आपका, जैसे V1 V2 V3 करके है, थ्री फेज एसी सर्किट को बनाया कैसे जाता है, ठीक है, वो भी एक बात है। देख लीजिए क्या है इसमें। जितना भी है एक दूसरे के साथ 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री घूम के अगेन जीरो, फिर 120 120 घूम के जीरो। ठीक है ना, ये है। कैसे बनाते हैं इसको देख लो। इन कॉम्बिनेशन को ना एक बोलचाल की भाषा में कलर से भी याद रखा जाता है, कलर के नाम से, रेड येलो ब्लू। तो मान लो इसको हम लोग रेड से याद रखते हैं, इसको हम लोग येलो से याद रखते हैं, इसको हम लोग ब्लू से याद रखते हैं। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहता है RYB कनेक्शन, यानी थ्री फेज कनेक्शन, यानी रेड येलो ब्लू कनेक्शन। ये कलर्स हमने अपने कोडिंग के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, इससे थोड़ा सा आराम मिल जाता है कि कौन सा फेज चल रहा है भैया, रेड येलो ब्लू। जब हमारे यहाँ तार भी डाले जाते हैं ना, तो हम लोग के यहाँ ये फेज पे ध्यान रखा जाता है। इससे अगर थ्री फेज कनेक्शन का वायर डाला जाता है तो कोशिश की जाती है, भले ना मिले तो ग्रीन भी डाल सकते हैं, डॉक्टर ने मना नहीं किया है, लेकिन कलर याद रखने से थोड़ा सा आसानी रहती है इलेक्ट्रिशियन को पकड़ने में भी, कि अच्छा ये ब्लू फेज है तो ये गया है, इसमें प्रॉब्लम आई है, उसमें प्रॉब्लम आई है, ऐसे करके। ठीक ना। अब हम जरा इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो बनाते हैं भैया, बनाते हैं। ये बनाने का स्टाइल है, याद रखना, थ्री फेज बनाने का सबसे अच्छा स्टाइल है। जितने भी तुमको टीचर मिलेंगे मोस्टली जो पढ़ाते हैं वो अक्सर इसी स्टाइल से बनाते हैं। हम भी बनाते हैं, हमने भी अपने गुरुजनों से सीखा है। तुमने भी सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो हमसे सीख लो। एक फेस ब्लू वाला, एक फेस ब्लैक में बना लेते हैं। भाई इतना कलर कहाँ से लाएंगे? एक फेस रेड में बना लेते हैं। ये एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना है RYB का।
आर वाई बी मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। ये आर है, ये बी है और ये वाई है। रेडियल ब्लू या V1 V2 V3 जैसे भी समझो। ये वोल्टेज के टर्म में लोगे तो V1 V2 V3, अगर करंट के टर्म में लोगे तो I1 I2 I3। ये होता है आपका ये 3 फेज कनेक्शन। आप जब आगे मशीन पढ़ोगे ना तो मशीन में एक चीज आती है कि जो भी 3 फेज मशीन, 3 फेज इंडक्शन मशीन है, हम जब पढ़ाएंगे अभी तो उसमें एक चीज आएगी 3 फेज इंडक्शन मशीन की। जब हमको डायरेक्शन चेंज करना होता है, मान लो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, फिर हमको क्लॉकवाइज करना है उसको, तो कहते हैं कि 3 फेज के वायर हैं, मान लो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट पे लगे हुए हैं ऐसे। आपको अगर मशीन की डायरेक्शन बदलनी है तो कोई 2 फेज आपस में इंटरचेंज कर दो। मान लो ऐसे, इसको ऐसे लगा दो, चाहे पहला तीसरा बदल दो, दूसरा पहला बदल दो, कोई भी 2 फेज आपस में इंटरचेंज कर दो, करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। डायरेक्शन चेंज कर देगा तो मोटर घूमना चेंज कर देगा। यानी अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। और ये चीज हम लोग इस डायग्राम से कैसे समझेंगे कि अगर हमने तुमसे कहा ये डायग्राम बनाया, अब बताओ ये है V1, ये है V2, ये है V3, आर वाई बी ये है, ये आर वाई बी ये है। अब आप बताइए कि मोटर किस डायरेक्शन में चल रही है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? सिर्फ ये डायग्राम देख के बताओ। नहीं बता सकते, अगले 5 मिनट के अंदर बता सकते हो। देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, अगर कोई ग्राफ पॉजिटिव साइड से नीचे होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर नेगेटिव साइड में होता है तो ये इस डायरेक्शन फॉलो ना करके उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को फॉलो करेगा, और अगर पॉजिटिव साइड को होगा तो उसी डायरेक्शन को फॉलो करेगा, यानी उसी डायरेक्शन में उसका एरो बनेगा। अब ध्यान से देखो, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड उसका जस्ट आधा है। देख के लग रहा होगा कि ये कम है, ये ज्यादा है। देखिए ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम ही होता है, हालांकि ज्यादा बन गया। ये इसका ये जो एम्पलीट्यूड होता है इसका जस्ट डबल होता है, ये वाला पोर्शन इसका डबल होता है। अब देखो इस पोर्शन में जहां पे इस पॉइंट पे हम देखते हैं, इनको हम पॉइंट वाइज काट लेते हैं, डॉट 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 करके। इसीलिए आपको फिर 3 फेज में डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पॉइंट पे ध्यान से देखो, आर और वाई दोनों पॉजिटिव में है, ये हिस्सा पॉजिटिव है ऊपर वाला और ये हिस्सा नेगेटिव होता है। आर और वाई दोनों पॉजिटिव में है, लेकिन आपका जो बी है वो नेगेटिव में है। तो हमने क्या बोला था, जो नेगेटिव में होगा वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, जो पॉजिटिव में होगा वो उसी डायरेक्शन में रहेगा। तो यहां बनाते हैं आर मतलब ये वाला, यानी आर हमारा यही रहेगा, आर बना देते हैं। वाई मतलब ये वाला, वाई भी हमारा यही रहेगा, वाई बना देते हैं। देखो जो डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन, बी देखो बी नेगेटिव में आ गया है और फुल मैग्नीट्यूड के साथ है, तो बी ये ना होकर नेगेटिव में, इस वजह से ये डायरेक्शन फॉलो करेगा, यानी ये वाला। बी का डायरेक्शन हमेशा इन दोनों से ज्यादा होगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी इन दोनों से ज्यादा है। तो इसको चाहो तो और छोटा कर दो, थोड़ा सा देखने में सही लगेगा, वाई और थोड़ा छोटा कर दो इसको, बी। अब इस पॉइंट पे आते हैं, यहां पे देखो y और b पॉजिटिव में है और r नेगेटिव में है। y इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में होगा, b इस डायरेक्शन में है और पॉजिटिव में है तो ये इसी डायरेक्शन में होगा। r इस डायरेक्शन में है लेकिन नेगेटिव में है तो इसका जस्ट अपोजिट इस डायरेक्शन में होगा और पूरे लेंथ के साथ होगा, यानी इसकी लेंथ ज्यादा होगी, मतलब इसकी लेंथ इन दोनों के लमसम डबल होगी। इस पॉइंट पे आ जाते हैं, यहां पर B पॉजिटिव है, R पॉजिटिव है, ये R है, और जो आपका Y है ये नेगेटिव है। यहां आ जाए, B पॉजिटिव है तो B है ये अपने डायरेक्शन को ही फॉलो करेगा, B। R पॉजिटिव है, R इधर है तो ये भी अपने डायरेक्शन को फॉलो करेगा, R। और y नेगेटिव है, y इधर की तरफ है तो नेगेटिव डायरेक्शन है तो ये इस तरफ जाएगा, y। अब आप ध्यान से देखो, जाहिर सी बात है जो इन तीनों में बड़ा होगा वो ही डायरेक्शन अपनी मनवाता है। तो इन तीनों का रिजल्टेंट ये है, इन तीनों का इधर है, इन तीनों का इधर है। मशीन पहले ऐसे घूम रही है, फिर ऐसे घूम रही है, फिर अगेन ऐसे घूम रही है। सोच के देखो, ऐसे फिर घूम के आई ऐसे, फिर घूम के आई ऐसे, यानी मशीन ऐसे घूम रही है। देख रहे हो, ऐसे देन ऐसे देन ऐसे,
यानी कौन सी डायरेक्शन है ये? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। कौन सी? इस ग्राफ के हिसाब से मशीन क्लॉकवाइज में घूम रही है। अगर हम कोई भी एक चीज चेंज कर दे, अगर इसको हम लोग वाई कर दे, इसको हम लोग आर कर दे, इसको हम लोग बी ही रहने दें, इसको वाई कर दो, इसको आर कर दो, इसको बी रहने दो, सिमिलरली इसको वाई कर दो, इसको आर कर दो, इसको बी ही रहने दो, जहां तुमने ये चेंज किया ये डायरेक्शन बदल जाएगी, और ये डायरेक्शन बदलेगी तुरंत क्लॉकवाइज से वो मोटर कैसे घूमने लग जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई भी दो फेज तुम चेंज करोगे वैसे ही मोटर अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी। क्लियर है? तो ये 3 फेज का बहुत अल्टीमेट व्यू है। तो जनरली लोग इस चीज को नहीं जानते हैं, और जानते भी हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग भी पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा स्टार और डेल्टा की बात करते हैं। देख लीजिए इसको, कहीं तो मिटा देंगे फिर। ये फिलहाल बना रहेगा, अभी स्टार डेल्टा की बात करते हैं इसके बाद। स्टार एंड डेल्टा, रिलेशन बिटवीन स्टार एंड डेल्टा। स्टार एंड डेल्टा, ये लिखने का स्टाइल है इसके, स्टार एंड डेल्टा। ये फर्ज करो स्टार है, और ये फर्ज करो डेल्टा है। देखो भैया, और ये सब लाइन करंट है। ये सब जो होते हैं ना फेज होते हैं, ये सब फेज होते हैं। और उधर से जो मेन सप्लाई आती है वो होती है लाइन, ये एंड ये। सिमिलरली ये एंड ये ब्लू वाली है, ये सब लाइन है। ठीक है, और ये जो है ये लोग फेज है। अब देखो, बताओ भैया कैसे करना है। अब इधर ध्यान से देखो, लाइन करंट में दो लाइन के बीच की वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज हमेशा दो नोड के बीच निकलती है, और लाइन में बहने वाली करंट को लाइन करंट कहते हैं। सिमिलरली दो फेज के नोड के बीच की वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहेंगे, और फेज में बहने वाली करंट को फेज करंट कहेंगे। क्लियर है ना ये बात? ठीक है, तो इस लाइन में कौन सी करंट बह रही है? लाइन बह रही है करंट, मान लो IL, मान लेते हैं IL। क्या करना है? IL समझाने के लिए एक ही पकड़ेंगे, समझ में आ जाएगा तुमको। और इनके बीच के वोल्टेज को क्या बोलेंगे? VL। हमने बताया था अभी, दो नोड के बीच में वो लाइन के वोल्टेज VL होगा। सिमिलरली इनके बीच का वोल्टेज VL, चाहे इनके बीच का वोल्टेज VL, वो सेम चीज है। वो खाली देखने में ऐसा लग रहा है, ये ग्राफ ऐसे जाके बन सकता था तो VL देन VL बराबर लगता। लाइन में बहने वाली करंट IL, इसमें बहने वाली करंट IL, वही लाइन में ये IL। अब हम आ जाते हैं फेस पे। दो फेस के बीच की वोल्टेज, यानी दो नोड के फेस के, इनके इसके बीच की वोल्टेज VP, और इसमें बहने वाली IP, यानी लाइन में बहने वाली IP। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी होगा IP। ठीक है, मान लो कर देते हैं IP। अब इधर देखो, लाइन दो फेस के बीच की वोल्टेज VP, इसी तरह से VP। ओह, लाइट चली गई। और फेज में बहने वाली करंट IP, इधर IP। देख लीजिए, देखिए ऐसा है, लाइट चली गई है। मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे देन हम इसको स्टार डेल्टा को क्लियर आपको समझा देंगे। ठीक है, फिलहाल तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।